हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी स्टडी कर रहे होंगे। हम लोगों ने लेक्चर 2 और 3 पर डिस्कस कर लिया था, जो हम जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमारी जो यूनिट है, मैं अवगत कर देता हूँ, हम लोग यूनिट जेनेटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं और ये हमारा इस यूनिट के पहले चैप्टर का लेक्चर 4 है, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर 3 तक हम लोगों ने मेंडल्स के लॉ के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और लेक्चर 1, 2, 3 में हमने 3 लॉ तक यानी 3 लेक्चर तक मेंडल का नियम क्या है, मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार कौन कौन सा नियम बनाया, हमने प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी मेंडल के नियम को ही पढ़ेंगे और हमारी जो मेन टॉपिक है वो है मेंडल का नियम, यानी लॉ ऑफ मेंडल्स या लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसमें आज के दिन में मैं जो टॉपिक डिस्कस कराने जा रहा हूँ, दिस इज नोन एज द डाइहैब्रिड क्रॉस या फिर हम उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी, एक बार रिवाइज करता हूँ पिछले टॉपिक को, कि मेंडल ने पहले मटर पाइथन सटाइवम के कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराया और कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराने के बाद इनको कैपिटल टी स्मॉल टी के प्लांट्स प्रोड्यूस हुए मिले। फिर उन्होंने इन प्लांट में सेल्फिंग कराई, तो सेल्फिंग के दौरान इनको जो अनुपात मिला एक्टिव जनरेशन का, उसमें एक विशेष रेशियो आ रहा था। कैपिटल टी के 1 प्लांट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी के 2 प्लांट और लास्ट प्लांट स्मॉल टी वाला था। अब ध्यान से सुनेंगे। कैपिटल टी स्मॉल टी हम मान लेते हैं कि इन दोनों का कैरेक्टर कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में F1 जनरेशन में आया, यानी प्रथम पीढ़ी में कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों का लक्षण आया। लेकिन F2 जनरेशन में जो प्लांट हमें दिखाई दे रहे हैं, इन प्लांटों में चलो कैपिटल टी आया, कोई बात नहीं क्योंकि ये P1 जनरेशन में था। कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्लांट्स F1 जनरेशन में थे। बट मैं एक बात यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा हूँ, स्मॉल टी का कैरेक्टर जब P1 से F1 में नहीं था, यानी स्मॉल टी का लक्षण जब P1 जनरेशन से प्रथम पीढ़ी में नहीं आया था, तो क्या रीजन है कि स्मॉल टी का कैरेक्टर आया। कल मैंने इसका एक एग्जांपल देकर भी आपको समझाया था। तो मेंडल ने जब ये निष्कर्ष लंबे पौधे का बौने पौधे से क्रॉस कराकर मोनोहाइब्रिड के साथ निकाला, तो मेंडल को एक बात पता चली कि मेंडल ने ये सोचा कि मान लो 2 गैमीट बने होंगे, एक कैपिटल टी वाला एक स्मॉल टी वाला। चलो उसमें से कैपिटल टी और स्मॉल टी का कैरेक्टर प्रथम पीढ़ी में आया, हम मान लेते हैं कि आया दोनों था लेकिन एक दिखाई दिया। F2 जनरेशन में ये क्यों हो रहा है कि फिर एक प्लांट फिर स्मॉल टी हो जा रहा है, यानी मान लो बाबा का लक्षण पिता में आया था, पिता में दिखाई नहीं दिया था, पुत्र में फिर दिखाई दे रहा है, एक विचित्र बात है। और फिर मेंडल ने इसके बाद 2 लक्षणों को क्रॉस करना शुरू किया कि हम कुछ निष्कर्ष इनसे भी निकालेंगे। जब मेंडल ने 2 लक्षणों को लेकर क्रॉस करना शुरू किया, तो उसी क्रॉस को हम डाइहैब्रिड क्रॉस या फिर द्विसंकर संकरण कहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि द्विसंकर संकरण में मेंडल ने 2 अलग अलग लक्षण लिए। मैंने आपको शुरुआत के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेंगे, बता दिए है कि मेंडल ने पाइथन सटाइवम प्लांट पर 7 अलग अलग विपर्यासी लक्षण कौन लिए थे, हम उन्हीं के बारे में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंडल ने P1 जनरेशन में प्रथम पीढ़ी में एक प्लांट जो लिया P1 जनरेशन में, उसको लिया गोल, जिसके सीड गोल थे और सीड का रंग पीला था, यानी गोल पीला प्लांट लिया। इसके साथ में जो दूसरा लक्षण वाला प्लांट लिया वह लिया हरा, और जिसकी सीड का कॉटिलीडन का कलर, बीज पत्र का कलर जो था वो झुर्रीदार था, यानी एक बीज लिया जो गोल आकृति का था, कॉटिलीडन ग्रीन कलर येलो कलर का था। दूसरा बीज लिया जिसका शेप झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ रिंकल्ड था, परंतु उसका जो कॉटिलीडन था वो मान लेते हैं कि ग्रीन कलर का था। दिस इज द राउंड येलो एंड दिस इज द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स प्लांट्स। फिर इन्होंने मेंडल ने वही प्रोसेस की जो मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं कि मेंडल ने उस प्लांट को इमस्कुलेशन प्रक्रिया द्वारा
नर प्लांट्स यानी मेल फ्लावर में और फीमेल फ्लावर में कन्वर्ट किया। एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा कि प्लांट्स को मेल और फीमेल कैसे बनाया जाता है। अगर कोई प्लांट बाइसेक्सुअल हो, द्विलिंगी हो, तो किया क्या जाएगा, मान लो एक फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, हम पुंकेसर को हटा देते हैं तो वह फ्लावर फीमेल बन जाएगा, और अगर हम स्त्री केसर को हटा देते हैं तो वह फ्लावर मेल बन जाएगा। इस प्रक्रिया को इमस्कुलेशन कहा जाता है। तो हम मान लेते हैं कि गोल पीले बीज वाले प्लांट को मेंडल ने मेल फ्लावर बनाया और हरे झुर्रीदार बीज वाले फ्लावर को मेंडल ने फीमेल फ्लावर बनाया। तब इन दोनों के बीच में मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्रॉस पॉलिनेशन के दौरान उनको जो सीड्स प्लांट्स मिले उनमें जो रेशियो आया, तो उन्होंने ये देखा कि वो सारे प्लांट्स गोल और पीले बीज वाले हैं। इस बात को आप समझने का प्रयास करेंगे, यानी जो रेशियो मिला उसमें ऑल प्लांट्स इज, ठीक है, राउंडेड एंड कलर ऑफ सीड इज येलो कलर। अब मेंडल ने यहाँ पर अपने अनुसार गैमेट रखा। मैं जो आपको समझा रहा हूं इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मेंडल ने देखे, मेंडल कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये मेंडल ने स्वयं रखा है। और इस चीज को क्यों रखा है, जब उनको एक निष्कर्ष मिला है। तो सिंपली हुआ क्या था कि मेंडल ने गोल पीला एक बड़ा सा प्लांट लिया था जिसका सीड गोल था और रंग पीला था। दूसरा प्लांट लिया था जिसका सीड हरा था और उसका कॉटिलीडन हरे होने के कारण झुर्रीदार सिकुड़ा हुआ था। फिर मेंडल ने इमस्कुलेशन से इसको मेल बनाया और इसको फीमेल बनाया, और फिर इसके बाद इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर उनने प्रथम पीढ़ी में देखा कि इसे हम मान लेते हैं कि दिस इज द F1 जनरेशन, ये प्रथम पीढ़ी के प्लांट्स हैं। तो F1 जनरेशन में उन्होंने ये देखा कि जितने प्लांट्स उनको मिलते हैं वे गोल और पीले बीज वाले होते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं गैमीट रखना शुरू करूं तो ये आएगा, मान लीजिए मेंडल ने रखा कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके लिए गैमीट बनाया स्मॉल वाई स्मॉल आर। मेंडल ने देखा कि अब गैमीट रखा कैपिटल वाई कैपिटल आर, दूसरा रखा स्मॉल वाई स्मॉल आर। जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर के प्लांट्स मिले। अब अगर मैं यहाँ पर एक बात कर लूं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्या मतलब है, तो मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंट पढ़ाया था और मैंने एक बात बताई थी कि अगर कारक विषम युग्मजी हो जाते हैं तो फिर दो में से केवल एक कारक का लक्षण दिखाई देगा। जैसे मैंने कहा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा तो या तो कैपिटल टी का दिखाई देगा या तो स्मॉल टी का कैरेक्टर दिखाई देगा, दोनों का नहीं दिखाई दे सकता है। और जैसे ही कारक समयुग्मजी होंगे तो दोनों का लक्षण शुद्ध रूप में दिखाई देगा। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी होने पर केवल एक का ही कारक का लक्षण दिखाई देगा, परंतु दूसरे कारक का लक्षण नहीं दिखाई देगा। अब इसी प्रकार अगर कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई है तो स्मॉल वाई अपना कोई भी लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा, और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर है तो स्मॉल आर भी अपना कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करेगा। तो लक्षण इसमें जो आएगा, फैक्टर जो आएगा कैरेक्टर्स का फैक्टर का, उसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर का फैक्टर आएगा। अब आप जानते हो कि कैपिटल वाई मींस गोल और कैपिटल आर मतलब पीला, इसलिए ये सारे प्लांट्स कैसे हो जाएंगे, गोल पीले बीज वाले हो जाएंगे। देन मेंडल ने अब F1 जनरेशन से F2 जनरेशन के प्लांट को प्रोड्यूस करना शुरू किया। तो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन के प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले तो इन्होंने द्विसंकर संकरण में जो प्लांट्स और बनाए, उन्होंने कई पीढ़ियों तक अध्ययन करने के लिए एक रेशियो निकाला, बट उस रेशियो को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पुनेट स्क्वायर बनाने का तरीका जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये मानकर आपको समझा रहा हूँ कि आपको पुनेट स्क्वायर बनाने का कोई तरीका नहीं आता है, तो शुरुआत से पहले हम पुनेट स्क्वायर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेंगे। ध्यान रखिएगा, मैं ये समझा रहा हूँ कि पुनेट स्क्वायर कैसे बनाया जाता है, फिर हम निष्कर्ष की तरफ चलेंगे कि हमें कंक्लूजन क्या मिल रहा है। पुनेट स्क्वायर को बनाने के लिए हमें 16 छोटे छोटे खंड बनाने हैं। इसके लिए मैं इसको 4 बार डिवाइड कर लेता हूँ ऊपर से, और फिर 4 बार सामने से डिवाइड करता हूँ। तो आप जान सकते हो कि अब 16 कॉर्नर हमें मिल जाएंगे। यानी अब हम देखें तो 4 ऊपर और 4 बगल से डिवाइड करें तो 16 कॉर्नर मिलेंगे। दिस इज द पुनेट स्क्वायर। मेंडल ने सल्फिंग कराने के बाद क्या किया, 4 गैमेट बनाया। तो
तो आपको गैमेट का तरीका मैं याद करा देता हूँ। पहले में हमें दोनों को कैपिटल रखना है और आखिरी वाले में हमें दोनों को स्मॉल रखना है। एक में हमें y को कैपिटल रखना है, r को स्मॉल रखना है, और एक में हमें y को स्मॉल रखना है, r को कैपिटल रखना है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप पुनेट स्क्वायर कैसे बनाएं, इसका तरीका क्या है। पहले में दोनों कैपिटल रखेंगे, कैपिटल Y कैपिटल R। आखिरी वाले में दोनों स्मॉल रखेंगे, स्मॉल y स्मॉल r। एक में y कैपिटल रखेंगे और एक में r कैपिटल रखेंगे। रिपीट कर रहा हूँ, ये बात आपको बैठाना पड़ेगा ब्रेन में। ये बात अगर आप बैठा लेते हो तो कभी भी पुनेट स्क्वायर बनाने का तरीका नहीं भूलोगे। क्या कर रहे हैं, कैपिटल Y कैपिटल R फर्स्ट में, स्मॉल y स्मॉल r लास्ट में, एक में y कैपिटल और एक में r कैपिटल रखना है। इसके अलावा आपको 16 कार्नर बनाने हैं। अब ध्यान से देखेंगे, हम इधर के प्लांट्स को मान लेते हैं कि ये मेल हैं, तो यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R आएगा, यहाँ पर कैपिटल Y स्मॉल r आएगा, यहाँ स्मॉल y कैपिटल R आएगा और लास्ट में स्मॉल y स्मॉल r आएगा। यही पैटर्न हम मान लेते हैं इधर के फ्लावर फीमेल है, तो यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R आएगा, यहाँ कैपिटल Y स्मॉल r आएगा, यहाँ स्मॉल y कैपिटल R आएगा और लास्ट में फिर वही पैटर्न स्मॉल y स्मॉल r आएगा। आप ये देख रहे हो कि हम अगर एक पैटर्न को याद करते हैं तो हम इधर जाएंगे और वही इधर आएंगे। इसी प्रकार आप आसानी से पुनेट स्क्वायर बना सकते हो, यहाँ रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या याद रखने हैं, 16 खंड खींचने हैं, 16 कार्नर्स बनाने हैं। हमें क्या याद रखना है, एक में दोनों कैपिटल, एक में दोनों स्मॉल, एक में y कैपिटल और एक में r कैपिटल रखने हैं। अब हम इसको बनाने का तरीका देखते हैं। जब हम इस खंड पर हैं तो हमें यहाँ और यहाँ को लेना है। अब हम सब में ये कॉमन करते जाएंगे, यहाँ पर आगे तो इसको और इसको लेना है, हम यहाँ पर आएंगे तो इसको और इसको लेना है, और यहाँ पर आएंगे तो इसको और इसको लेना है। आप देख सकते हो सब में हमें एक कॉमन रखना है और प्रत्येक पर आगे बढ़ते जाना है, पहला। दूसरी बात, हमें y एक साथ लिखना है, r एक साथ लिखना है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। फर्स्ट में आएगा कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R। सेकंड में आएगा कैपिटल Y स्मॉल कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल R। थर्ड में आएगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R। फोर्थ में आएगा कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल R। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो रिपीट कर देता हूँ। हम पहले में, ठीक है, कैपिटल Y क्यों लिए, क्योंकि हमने यहाँ से कैपिटल Y लिया, यहाँ से कैपिटल Y लिया, फिर हमने कैपिटल R लिया और फिर हमने कैपिटल R लिया। इसी प्रकार हमने कैपिटल Y यहाँ से लिया, कैपिटल Y यहाँ से लिया, फिर कैपिटल R लिया और स्मॉल r लिया। अब आप समझ गए होंगे कैसे बनाया जा रहा है, और आगे देख लेते हैं। देन हम कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, देन कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, लास्ट में कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r। नेक्स्ट देखेंगे स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। अगला देखेंगे कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r। अब हमें इनमें प्लांट को आइडेंटिफाई करना है। तो हम इन प्लांटों को कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा प्लांट क्या है, इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें ये जानना है कि कैपिटल Y कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस कैपिटल R कौन सा कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम मान लेते हैं एक हुआ कैपिटल Y, दूसरा हुआ कैपिटल R, एक हुआ स्मॉल y, दूसरा हुआ स्मॉल r। हम मान लेते हैं कैपिटल Y से गोल कलर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो स्मॉल y से आपको पता हो गया इसका विपरीत झुर्रीदार, ठीक है, शेप रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार कैपिटल R से हम मान लेते हैं कि पीला कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है, तो स्मॉल r से आपको पता हो गया कि हरा कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा। तो ध्यान रखिएगा, हमें एक में दोनों कैपिटल को ढूंढना है, एक में y कैपिटल को ढूंढना है, स्मॉल r को ढूंढना है, एक में हमें स्मॉल y को ढूंढना है, कैपिटल R को ढूंढना है, और एक में हमें स्मॉल y ढूंढना है, स्मॉल r ढूंढना है। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं कैपिटल Y कैपिटल R, तो ये गोल पीला वाला होगा। हम मान लेते हैं कैपिटल Y स्मॉल r, तो कैपिटल Y से गोल होगा और स्मॉल r से हरा होगा।
हम मान लेते हैं स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो स्मॉल वाई से झुर्रीदार होगा, और अगर मैं कैपिटल आर की बात करूं तो पीला होगा। इसी प्रकार हम लास्ट वाले को देखें तो ये प्लांट हमेशा झुर्रीदार होगा और हरा होगा। ये हमें प्लांट इस चार्ट में ढूंढने हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट को हम ढूंढते हैं इस पूरे चार्ट में कि कितने प्लांट गोल और पीले बीज वाले हैं, यानी राउंड हैं और कलर्स राउंड, उनका शेप कलर राउंडेड है और कलर उनका येलो कलर का है। तो आप देखोगे पहला प्लांट जो है ये गोल है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, और पीला है। यानी हमें अगर इस पूरे चार्ट में एक बार कैपिटल वाई एक बार कैपिटल आर मिल जाए, या दो बार कैपिटल वाई दो बार कैपिटल आर मिल जाए, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर कहीं भी मिल जाता है इस पूरे चार्ट में, तो प्लांट गोल पीला होगा। फर्स्ट में होगा, सेकंड में भी गोल पीला होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। थर्ड में भी मैं अगर बात करूं तो कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यहाँ भी गोल पीला होगा, ये भी बात आपको दिखाई दे रही होगी। फोर्थ में भी हम अगर बात करें तो कैपिटल वाई कैपिटल आर है, यानी ये गोल पीला होगा। 5 की मैं अगर बात करूं तो यहाँ भी कैपिटल वाई कैपिटल आर है, ये भी गोल और पीला होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो कैपिटल वाई तो है, स्मॉल आर नहीं है, छोड़ देते हैं। अगली की मैं अगर बात करूं तो इसमें भी गोल और पीला का लक्षण होगा। नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं तो कैपिटल वाई ही, स्मॉल आर नहीं है, छोड़ देते हैं। इसी प्रकार मैं नेक्स्ट की बात करूं, ये भी गोल और पीला होगा। नेक्स्ट की मैं बात करूं स्मॉल आर है, इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में स्मॉल वाई है, इसलिए छोड़ देते हैं। नेक्स्ट में स्मॉल वाई स्मॉल आर है, इसलिए छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक बात यहाँ पे गलत हुई है, थोड़ा सा सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल आर होना चाहिए, तो फर्स्ट में जो आएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आएगा। सेकंड में जो देखेंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर। नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर आएगा। और नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। तो आप डाटा आप सही हुआ है, एक इस वाई एक आर स्मॉल हो गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम अगर अगला प्लांट्स देखें तो इसमें भी वाई और आर है, यानी ये भी कैसा होगा, गोल और पीला होगा। नेक्स्ट प्लांट की मैं बात करूं तो दोनों में स्मॉल वाई है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्लांट पर आते हैं तो ये भी गोल होगा और पीला होगा। नेक्स्ट प्लांट की मैं बात करूं तो यहाँ पर एक वाई है परंतु स्मॉल आर है और किसी में नहीं है। अब मैं अगर इनको काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गोल पीले बीज वाले प्लांटों की संख्या जो रेशियो आ रही है वो 9 आ रही है। दूसरा हमें ढूंढना है गोल और हरा, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल आर ढूंढना है। कैपिटल वाई स्मॉल आर इस प्लांट में है, यानी ये प्लांट होगा गोल होगा और सीड इसका हरा होगा। क्या कैपिटल वाई स्मॉल आर लास्ट वाले में भी है, तो ये प्लांट भी गोल होगा और हरे सीड वाला होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार में नेक्स्ट की बात करूं तो इसमें कैपिटल वाई नहीं, इसमें भी कैपिटल वाई नहीं है। नेक्स्ट में आप देखेंगे ये गोल होगा और हरा होगा, आप समझ पा रहे होंगे। और नेक्स्ट इसके आगे नहीं है। अब अगर मैं गोल हरे की बात करूं तो 1 और 2 और फिर तीसरा, यानी 3 प्लांट्स ऐसे होंगे जिनमें गोल हरा दिखाई देगा, यानी 3 प्लांट्स के लक्षण गोल हरे बीज वाले होंगे। नेक्स्ट हमें ढूंढना है अगला स्मॉल वाई कैपिटल आर। स्मॉल वाई कैपिटल आर की तरफ में आऊं तो इसमें स्मॉल वाई कैपिटल आर है, यानी ये होगा झुर्रीदार और कैपिटल आर के कारण होगा पीला। नेक्स्ट में आगे बात करूं तो स्मॉल वाई कैपिटल आर यहाँ भी है, ये होगा झुर्रीदार और कैपिटल आर के कारण होगा पीला। इसी प्रकार मैं इसकी बात करूं तो यहाँ भी स्मॉल वाई कैपिटल आर है, यानी ये होगा झुर्रीदार और स्मॉल कैपिटल आर के कारण होगा पीला। अगर मैं इनकी संख्या काउंट करूं तो झुर्रीदार पीले की संख्या जो आ रही है वो 3 आ रही है। अब इस पूरे चार्ट में एक ही प्लांट बचा है जो स्मॉल वाई स्मॉल आर का है, जिसे हम कहते हैं झुर्रीदार और हरा। इस प्रकार इनका जो अनुपात आएगा वो आएगा 1। अब अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण का, ठीक है, मैं अगर अनुपात बताऊं, ऐसे फिनोटिपिक रेशियो है, ध्यान रखेंगे जीनोटिपिक नहीं है, तो ये रेशियो जो आता है वो आता है 9:3:3:1,
यानी इनका जो अनुपात है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के रेशियो में अनुपात आता है। यानी ये आपका था द्विसंकर संकरण। और द्विसंकर संकरण में ठीक है डाइहाब्रिड क्रॉस में पुनेट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको समझाया गया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इसे एक बार देखकर नहीं तैयार कर सकते हो, तो कुछ बातों का ध्यान रखकर इसे आप 2-3 बार रिवीजन करेंगे अपने रफ में, और फिर आप देखेंगे इसे बनाने का तरीका आप जान जाएंगे। अब मैं पूरे का एक निष्कर्ष समझाता हूँ, फिर हम मेंडल के थर्ड लॉ पर डिस्कस करेंगे। डाइहाब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन ये है, क्या कंक्लूजन मिल रहा है मेंडल को? निष्कर्ष ये मिला कि अगर मैं देखूं तो पहले तो कैपिटल वाई कैपिटल आर अलग था, फिर स्मॉल वाई स्मॉल आर अलग था। ये दोनों F1 जनरेशन में एक साथ आ जाते हैं। F2 जनरेशन का जो हमें रेशियो 16 प्लांट का मिलता है, उसमें एक विशेष अनुपात आता है। वो अनुपात ये है निष्कर्ष में कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा रहा है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो रहा है कि स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा रहे हैं, और ऐसा भी हो रहा है स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ है। इन चारों को समझने का प्रयास करना। कहीं पर दोनों डोमिनेंट हैं, कहीं पर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, कहीं पर सारे रिसेसिव कैरेक्टर आ रहे हैं, कहीं पर 2 रिसेसिव और 2 डोमिनेंट के कैरेक्टर आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये निष्कर्ष मिल रहा है कि जब कोई एलील या जीन किसी गैमीट से अगली पीढ़ी में जा रही होती है, तो वो अपने साथ जाने के लिए स्वतंत्र है, युग्म विकल्पी लक्षण के रूप में प्रदर्शित हो सकती है। यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ जा सकता है। यानी दिस इज नॉन एज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। फॉर द एग्जांपल, मैं 2 एग्जांपल देता हूं। हमारे पास 2 कॉइन्स हो और हम उन दोनों कॉइन्स को मान लेते हैं, एक इंडिया का सिक्का है और दूसरा सिक्का अमेरिका का है। हो सकता है मैं पहले सिक्कों को 50 बार उछालूं तो 25 बार हेड आए और 25 बार टेल आए, बट मैं अमेरिका के सिक्कों को उछालूं तो हो सकता है कि वो 20 बार हेड आए और 30 बार टेल आए। तो आप ये देख रहे हो कि दोनों का रेशियो अलग अलग आ रहे हैं। बट मैं अब क्या करता हूँ, अमेरिका वाले सिक्के को ठीक है इंडिया वाले सिक्के के साथ एक स्टिक से जोड़ देता हूँ। अब मैं जितनी बार उछालूंगा, अगर इंडिया वाले में हेड आएगा उतनी बार अमेरिका वाले सिक्के में हेड आएगा, और जितनी बार इंडिया वाले में टेल आएगा उतनी बार अमेरिका वाले में भी टेल आएगा। मेंडल ये कह रहे हैं कि कोई भी लक्षण फैक्टर के अकॉर्डिंग जो अगली पीढ़ी में जा रहा है, वो प्रभावी के साथ हो सकता है, प्रभावी अप्रभावी के साथ हो सकता है, प्रभावी के साथ हो सकता है, और अप्रभावी के साथ हो सकता है। यानी कोई भी लक्षण नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए स्वतंत्र है, और इसी को उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बताया। मेंडल का तृतीय नियम क्या है, थोड़ा सा मैं एक बार इस पूरे निष्कर्ष को समझाता हूं, फिर मैं तीसरे नियम पर डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडल ने युग्म विकल्पी लक्षणों के चयन के दौरान मटर के 2 लक्षणों का चयन किया। एक गोल पीले का हरे झुर्रीदार के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो उनको प्रथम पीढ़ी में सारे प्लांट गोल पीले मिले। फिर मेंडल ने इस प्रकार लगभग 281 प्लांट को प्रोड्यूस कराया, और जिनमें से 16 के एक अनुपात बताया, जिसको डाइहाब्रिड क्रॉस का रेशियो कहा गया। इस अनुपात में आपने देखा कि 9:3:3:1 का एक विशेष अनुपात मिलता है, और उस अनुपात में मेंडल ने ये देखा कि लक्षण युग्म विकल्पी रूप में स्वतंत्र रूप से अगले कैरेक्टर्स के अगली पीढ़ी में फैक्टर को ले जाने के लिए कैरेक्टर में रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी लक्षण स्वतंत्र हैं और कहीं भी किसी के साथ जा सकते हैं। आपने देखा कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है, स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ जा सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का भी एक संयोग बन रहा है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर का भी एक संयोग बन सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब डाइहाब्रिड क्रॉस के अनुसार मेंडल का तीसरा नियम निर्धारित है। ये बात मैंने आपको लेक्चर 3 में ही समझा दी थी, बट केवल हमें यहाँ पर उस नियम के बारे में डिस्कस करना है कि डाइहाब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग जो नियम बनाया गया मेंडल का, वो है क्या। मेंडल ने जो तीसरा नियम बनाया, मेंडल का तीसरा नियम, ये लास्ट नियम हम डिस्कस कर रहे हैं।
जिसको हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है क्या? तो अगर मैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की बात करूं तो मेंडल ये कह रहे हैं कि कोई भी लक्षण युग्म विकल्पी के रूप में, यानी कोई भी युग्म विकल्पी लक्षण जब जनक से संतत में जा रहा होता है, यानी कोई भी युग्म विकल्पी लक्षण जब जनक से संतत में स्थानांतरित होता है तो लक्षण किसी भी कारक के साथ स्वतंत्र अवस्था में, किसी भी कारक के साथ स्वतंत्र अवस्था में अपव्यूहन करता है। लक्षण किसी भी कारक के साथ स्वतंत्र अवस्था में अपव्यूहन करता है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट अस्सॉर्टमेंट। समझने का प्रयास करना कि जब कोई युग्म विकल्पी लक्षण किसी भी संतत में स्थानांतरित होता है तो उस दौरान लक्षण किसी भी कारक के साथ स्वतंत्र अवस्था में अपव्यूहन करता है। जैसे कैपिटल वाई, कैपिटल आर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपने कैपिटल टी कंडीशन में समझा है। कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई भी जा सकता है, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर भी जा सकता है, दूसरी कंडीशन। इसी प्रकार स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है। इसी प्रकार स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है। यानी स्वतंत्र अवस्था में कोई भी गैमेट का फैक्टर किसी के भी साथ जा सकता है। डिपेंड करेगा वो किसके साथ पेयरिंग कर रहे, किसके साथ युग्म बना रहे, उसका युग्म बनाने का विकल्प क्या है। इसी को हम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। यानी गोल का लक्षण पीले के साथ, गोल का लक्षण हरे के साथ, हरे का लक्षण झुर्रीदार के साथ, या फिर पीले का लक्षण गोल के साथ जा सकता है। और कैरेक्टर के फैक्टर यानी किसी भी लक्षण के कारक स्वतंत्र अवस्था में नेक्स्ट जनरेशन में जा सकते हैं। ये मेंडल ने तीसरा नियम बनाया। आपको ये बात डाइट हैबिट क्लास के अनुसार समझ में आ रही होगी और उसको अच्छे से आप समझने का प्रयास करेंगे। अब मैं मेंडल के तीनों नियमों को एक साथ समझाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा तो चुका हूं बट उम्मीद कर रहा हूं कि मेंडल का नियम जेनेटिक्स का एक जटिल टॉपिक है। आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो आप तीनों नियम को ध्यान से सुनेंगे और तीनों नियम को तैयार करने का प्रयास करेंगे। पहली बात, मेंडल ने प्रभाविता के नियम में कहा कि जब कारक किसी भी गैमीट से अगली पीढ़ी में आते हैं और अगर कारक दोनों समयुग्मजी हैं तो दोनों का शुद्ध लक्षण दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही कारक विषमयुग्मजी होते हैं, एक का ही कैरेक्टर दिखाई देगा, दूसरे का लक्षण नहीं दिखाई देगा। जिसका दिखाई देगा वो प्रभावी कारक है और जिसका नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी कारक है। ये बात आप कैपिटल टी स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल लेकर समझ जाएंगे। दूसरा नियम मेंडल का है जिसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो मेंडल ने कहा कि पहले कैपिटल टी अलग था, फिर स्मॉल टी अलग था, दोनों एक साथ कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में आए। फिर नेक्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी अलग हो जाता है और स्मॉल टी अलग हो जाता है। यानी ये पृथक्करण का नियम है। कहने का मतलब पहले दो लक्षण अलग होते हैं, फिर वो एक साथ आकर दिखाई देते हैं और फिर स्वतंत्र अवस्था में शुद्ध रूप से पुनः अलग हो जाते हैं। ये पृथक्करण का नियम है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है कि युग्म विकल्पी लक्षण संतत में जब स्थानांतरित होता है तो वो लक्षणों का जो कारक है वो स्वतंत्र अवस्था में अपव्यूह कर सकता है। यानी कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ जा सकता है, वह फैक्टर आगे जाकर नया कैरेक्टर बना सकता है। लाइक द एग्जांपल प्रभावी के साथ, प्रभावी अप्रभावी के साथ,
अप्रभावी प्रभावी के साथ और अप्रभावी के साथ जा सकता है। मतलब सारे फैक्टर जाने के लिए स्वतंत्र है, बस उनका एक युग्म बनना चाहिए, उनका विकल्प होना चाहिए। एंड दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये आपका था मेंडल का नियम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेंडल का नियम कंप्लीट समझ में आ गया होगा और आप इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। साथ में आपको नोट्स बनाना की आवश्यक है, इसलिए मैं जो बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ ये एक 60 नोट्स हो सकता है। कंप्लीट नोट्स के लिए आप मेरे नंबर से जरूर कांटेक्ट कर लेंगे। अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं तो ठीक है, या आप अगर यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम मेरी क्लास पढ़ रहे तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको नोट्स मिले। इसलिए इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर जाकर या टेलीग्राम पर भी जाकर अपना नोट्स मंगवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों ने कमेंट कर रखा है कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो क्लियर मिले। आपको अगर वीडियो क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप अपने YouTube पर जाकर वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लिया करें, आपको पूरा अच्छे से दिखाई देगा। साथ में हम लेक्चर 5 पर डिस्कस मेंडल के टॉपिक को छोड़कर 9 मेंडल वाद पर नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, आपका ठीक है फ्यूचर बेहतर होता रहे कंटिन्यू। और अपने वीडियो को अगर आप समझ में जो भी वीडियो मैं आपको देता हूँ ये चीज़ें अगर आपको क्लियर होती हैं, समझ में आती हैं, तो बिना पूछे लाइक शेयर कर दिया करें। साथ में तो कितने लोग इस लेक्चर को देख रहे हो वो कमेंट जरूर किया करें, क्योंकि कमेंट ही एक ऐसी एनर्जी है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे कितने विद्यार्थी बायो की क्लास को ले रहे हैं। धन्यवाद।